एक सेंटेंस ये दिख रहा होगा, एक सेंटेंस ये दिख रहा। जब दो सेंटेंस है तो मस्ट एक कंजक्शन चाहिए, गारंटी है कि कंजक्शन होनी चाहिए। तो कंजक्शन के लिए आप देखिए यहाँ जस्ट कंजक्शन नहीं है, जस्ट एडवर्ब है। जस्ट क्या है? एडवर्ब है, यानी ऑप्शन ए नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कोई कंजक्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। आल्दो कंजक्शन है और एज कंजक्शन है, बात समझिएगा। आल्दो कंजक्शन और एज कंजक्शन है, लेकिन आल्दो जो होते हैं ना कंट्रास्ट पैदा करता है। आल्दो जो होते हैं कंट्रास्ट पैदा करते हैं। कंट्रास्ट दैट मीन्स कहा जाएगा कि वो विरोधाभास यूज करते हैं। ठीक, कथनी करने में अंतर होते हैं। तो यहाँ देख कह सकते हैं कि आल्दो इट वाज रेनिंग, बारिश हो रहा था, हालांकि बारिश हो रहा था फिर भी मैं जाने का फैसला किया, ये कंट्रास्ट होगा। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि बेचारा मैं ठहरने का निश्चय कर लिया, आई डिसाइडेड टू टेक शेल्टर, यहीं रुक जाओ, क्योंकि बारिश हो रहा था। क्योंकि बारिश हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि यहीं ठहर जाओ, टेक शेल्टर ले लो, करने का निश्चय किया। यहाँ रीजन शो कर रहा। जो एज होता है ना, एज, सेंस, बिकॉज, बिकॉज अथवा फॉर, ये रीजन बतलाने के लिए यूज होता है। किसके लिए भाई? रीजन बतलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। रीजन बतलाने के लिए एज, सिंस, बिकॉज, फॉर, ये सब रीजन बतलाने के लिए यूज करते हैं ना, कारण बतलाने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि यदि एग्जामिनर यहाँ आल्दो दे के पूछा है तो आपको एक बता देना चाहते हैं कि एज का यूज भी हम आल्दो दो के अर्थ में करते हैं, ये भी बता देना चाहते हैं। एज, सिंस, बिकॉज, फॉर का यूज हम रीजन यानी कारण बतलाने के अर्थ में होता है, जिसका अर्थ चूंकि होता है, जिसका अर्थ चूंकि होता है। ठीक है, आगे देखिए। एज, सिंस, बिकॉज, फॉर, एज, सिंस, बिकॉज, फॉर के बाद जो ये होते हैं रीजन यूज के लिए यूज होते हैं। तो इसका आंसर हम लोग छाट लें कि आंसर, इसका आंसर ऑलरेडी सही है, डी आंसर होगा। लेकिन तरीका क्या था इसका ये समझ लेते थोड़ा सा। जस्ट, जस्ट के बारे में भी हम लोग सीख लेते हैं। जब जस्ट का यूज, जस्ट का दो अर्थ में यूज होता है। जब जस्ट का यूज ऑलरेडी के अर्थ में रहे, जब जस्ट का प्रयोग ऑलरेडी के अर्थ में रहे तब प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन जस्ट का यूज आएगा अभी अभी के अर्थ में, अभी अभी के अर्थ में, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में लेगा। सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं, यानी जस्ट का दो अर्थ में हम यूज करते हैं। जस्ट का यूज हम दो अर्थ में यूज करेंगे। जब जस्ट का प्रयोग ऑलरेडी के अर्थ में आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट लेगा। जब जस्ट का यूज अभी अभी के अर्थ में आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस लेगा। सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे। किसमें भाई? सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे। अब हम सिखाते हैं थोड़ा सा कि एज का यूज जो होते हैं आल्दो के अर्थ में हम कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं एज के अर्थ में। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देते हैं। जैसे देखिए, आल्दो, आल्दो although he is happy, he is rich, हालांकि वह अमीर है फिर भी he is unhappy, unhappy है ना। वह अमीर है फिर भी वह नाराज रहता है, नाराज है। ठीक है, although he is rich he is unhappy, यहाँ सेंटेंस सिखा रहे हैं कि वह अमीर है फिर भी वह नाराज है। इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि कंट्रास्ट पैदा कर रहा है। जब ये कंट्रास्ट पैदा कर रहा है, कंट्रास्ट पैदा करने के अर्थ हम एज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव आएगा ना उसको बाहर निकाल लो। लिखना पड़ेगा रीच एज ही इज, ही इज अनहैप्पी। यानी कहने का अर्थ मेरा ये आपको सिखाने का मतलब हुआ कि एज का यूज भी हम आल्दो दो के अर्थ में करेंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि इसके पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा हमेशा। एज के पहले एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा तो यहाँ एज रीजन नहीं बताएगा, बल्कि एज कंट्रास्ट बताएगा। एज क्या करेगा? कंट्रास्ट बताएगा। ये इसका रीराइट है। क्लियर हो गया? हालांकि इसका रीराइट हाउएवर से भी कर सकते हैं। लिख सकते हैं हाउएवर, हाउएवर रीच, रीच हीज, फिर लिखेंगे ही इज अनहैप्पी।
अनहैप्पी, अनहैप्पी। क्लियर? यदि आप हाउएवर से लिखना चाहते हैं तो हाउएवर के बाद आपका रीच एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। एज से लिखना पड़ेगा तो एज से पहले ये एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। मतलब ऑल्दो द के अर्थ में यदि आप एज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा। फटाफट आप नोट कर लेंगे। One can't have a few doubts about safety when, देखिए करा when a spaceship takes off। ये क्वेश्चन तो कई बार लिखाते रहते हैं। टेक ऑफ, उड़ान भरना टेक ऑफ होते हैं। उड़ान भरना टेक ऑफ कहलाएगा। उड़ान भरना टेक ऑफ। एक आता है टेक ऑफ। देखिए उड़ान भरना हुआ टेक ऑफ, इसी का एंटोनिम आता है टच डाउन। टच डाउन, इसी का एंटोनिम आता है टच डाउन, जिसको कहते हैं लैंड। लैंड होता है। यानी टेक ऑफ हुआ उड़ान भरना, एंटो इसका आएगा टच डाउन। टच डाउन माने होते हैं एरोप्लेन को उतारना। टच डाउन सबसे पहले आगरा हाईवे पर उतारा गया था। टेक ऑफ उड़ान भरना टेक ऑफ, और उसको उतारना टच डाउन कहलाता है। टच डाउन उतारना, ऐसे एरोप्लेन आया ऐसे टच किया फिर उड़ गया, ये टच डाउन कहलाएगा। एक टेक ऑफ आते रहता है वस्त्र उतारना। टेक ऑफ वस्त्र उतारना, डेट मीन्स बोलेंगे जैसे हमें माइक लगाए हुए लो उतार के फेंक दिए, ये टेक ऑफ कहलाएगा। घड़ी हम पहने हुए खोल के रख देंगे, टेक ऑफ कहलाएगा। कोट हम खोल के रख देंगे, टेक ऑफ कहलाएगा। लेकिन पहनना हम यूज करेंगे इसका एंटोनिम, ये इसका एंटोनिम हम लिखे थे। तब पुट ऑन होता है पहनना, पुट ऑन। वस्त्र पहनना पुट ऑन, धारण करना पुट ऑन, और उतारना टेक ऑफ। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे क्वेश्चन समझिए हम लोग। अगला, वन कांट हैव ए फ्यू डाउट्स। देखिए सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। सेंटेंस कैसा? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाक्यों में ना तो फ्यू आता है, ना ही अ फ्यू आता है, ना ही लिटिल आता है, ना ही अ लिटिल आता है। यानी नेगेटिव वाक्यों में ये सब का यूज नहीं करते हैं। नेगेटिव वाक्यों में ना तो हम फ्यू यूज करते हैं, ना ही अ फ्यू यूज करते हैं, ना ही लिटिल यूज करते हैं, ना ही हम अ लिटिल यूज करते हैं। अब सवाल उठेगा कि सर केवल फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है और लिटिल नेगेटिव वर्ड है, तो फ्यू और लिटिल के साथ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी। फ्यू का मतलब नॉट मेनी। लिटिल का मतलब होता है नॉट मच। तो विद्यार्थी ये सवाल करेगा कि सर जब लिटिल और फ्यू केवल नेगेटिव वर्ड है तो इसी दोनों के साथ नोट नहीं होनी चाहिए। चलो मैं आपके बात से सहमत हूँ कि इन दोनों के साथ नोट नहीं लगेगा। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं भाई फ्यू तो खुद नेगेटिव वर्ड है, इसका सारा नोट में नहीं। लिटिल का मतलब नोट मच, इन दोनों के साथ नो नोट नेवर का यूज नहीं करेगा। लेकिन बात स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है। फ्यू और फ्यू जो होते हैं ना, इसका अर्थ होता है सम, कुछ कुछ, सम। अ लिटिल का मतलब भी होता है सम, थोड़ा। अब समझ में ये आपको आ रहा चाहिए कि जर सब अ फ्यू का मतलब थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है या लिटिल पॉजिटिव वर्ड है, तब तो हम नेगेटिव लगा सकते हैं। लगा सकते हैं ना? थोड़ा सा माइंड में और प्रेशर डालिए कि यदि हम अ फ्यू को हम नेगेटिव बनाएंगे, इसका मतलब कुछ नहीं है। एक और कह रहे हैं कुछ, और फिर नेगेटिव लगाकर कहते हैं कुछ नहीं। जब कुछ नहीं लगाना ही है तो इसके स्थान पर इसको यूज करिए। नहीं समझ में आया? मेरे पास कुछ रुपया नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि भाई साहब ये पॉजिटिव वर्ड है। आप पॉजिटिव को आप जबरदस्ती इसके साथ आप नॉट लगाना चाहते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं लगाना ही चाहते तो फिर यहाँ फ्यू लगाइए ना। फिर आप फ्यू के साथ आप नोट क्यों लगा रहे हैं? सीक्वेंस समझ में आ जाना चाहिए आपको। बोलिए यस या नो। थोड़ा सा सेंस लगाइए ना, क्या कर रहे हैं कि अ फ्यू और लिटिल पॉजिटिव वर्ड जरूर है, लेकिन नोट यदि हम लगाएंगे तो सरासरी गलत इसलिए हो जाता है कि यदि आपको नोट लगाने की इच्छा ही है तो फिर आप फ्यू आप काहे लगा रहे हैं? डायरेक्ट आप नोट भी हटा दीजिए और केवल फ्यू लगाइए, काम चल जाएगा आप। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए लिखा जाएगा कि फ्यू और फ्यू, लिटिल और लिटिल के साथ नो नोट नेवर का प्रयोग नहीं होते। क्लियर हो गया? नो नोट नेवर का प्रयोग। बढ़े आगे? आगे देखिए। अब यहाँ बात है कि जब नेगेटिव सेंटेंस है, जब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो गारंटी है कि ऑफ यू नहीं आएगा। कंफर्म हो गया? अब सम तो आएगा ही नहीं। अलॉट नहीं, अलॉट होता है डी कलर। नेगेटिव सेंटेंस है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? एनी का यूज करेंगे।
नेगेटिव वाक्यों में एनी का इस्तेमाल होता है, सम का नहीं, अ लॉट ऑफ का नहीं, बल्कि डी आंसर। यहाँ तो ये होना चाहिए, तो ये लिखा भी नहीं था, ये ऐसे भी गलत था। आंसर आपका 1 नंबर आएगा। वन कांट हैव एनी डाउट अबाउट सेफ्टी, कह रहा है सेफ्टी के बारे में कोई शंका नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता। वेर स्पेसशिप टेक्स ऑफ, जब स्पेसशिप टेक ऑफ करता है, उड़ान भरता है, तो इसमें किसी प्रकार के कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यदि थोड़ा भी डाउट है तो उड़ान नहीं भरेगा। जब भी स्पेसशिप में उड़ान भरता है तो उड़ान जब भी भरेगा तो उड़ान तभी भरेगा जब उसमें कोई डाउट, कोई संदेह नहीं। यदि थोड़ा भी संदेह होगा, मौसम खराब है या कहीं तेल या इंजन कहीं कुछ खराबी है, तो उड़ान नहीं भरेगा। बात समझ में आ गया? तो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एनी का यूज करेंगे। अब सवाल रहा कि सर यहाँ डाउट से, तो यहाँ डाउट कैसे यूज कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, एनी के बाद हम जो यूज करते हैं ना काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, दोनों फॉर्मेट में यूज होता है, जैसे चाहिए आप यूज करिए। लेकिन अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। जबकि यही सम के साथ नियम चेंज हो जाएगा, सम के साथ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल दोनों आते हैं। काउंटेबल आपका प्लूरल फॉर्म में रहेगा, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में रहेगा। होल इंडिया सेलिब्रेटेड हर विक्ट्री एट द ओलंपिक गेम्स, करा होल इंडिया सेलिब्रेटेड, होल इंडिया सेलिब्रेटेड, क्या करें इसमें हम? होल इंडिया। चलिए हम पूरी मोटा मोटी आपको सिखाते नहीं, बल्कि आपको डीपली सिखाते हैं। ऑल के बारे में जानकारी आपके पास होगा। ऑल के बाद द आर्टिकल लगता है, द आर्टिकल नहीं रहे तो डिटरमिनर पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। ऑल के बाद द आर्टिकल लगता है, द नहीं रहेगा तो उसके बाद स्थान पर माई, हिज, आवर, योर, ये सब आ सकता है। द नहीं रहे तो माई, हिज, आवर, ये सब आ सकता है। यहाँ दो प्रोसेस यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन अथवा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आपको प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर आएगा। अब आते हैं होल के बारे में। होल और इंटायर, होल का साइन इंटायर होते हैं। होल के पहले द आर्टिकल लगता है, किसके पहले? होल के पहले द आर्टिकल लगता है। उसमें भी वही नियम, यदि द नहीं रहे तो माई, हिज सब रह सकता है। इसके बाद भी प्रोसेस आएगा, काउंटेबल नाउन या प्रॉपर नाउन, या प्रॉपर नाउन, या प्रॉपर नाउन। काउंटेबल नाउन इसके साथ हमेशा सिंगुलर रूप धारण करेगा, प्रॉपर नाउन तो सिंगुलर रहता ही है। तो होल के बाद ये दो प्रोसेस स्टार्ट करेगा। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जब होल के बाद प्रॉपर नाउन आएगा तो ऑफ लेकर आएगा, ऑफ के साथ आएगा। द होल ऑफ इंडिया होता है, द होल ऑफ ऑस्ट्रेलिया होता है, द होल ऑफ यूनिवर्स होते हैं। समझ में आया? तो ये नियम सीखना पड़ेगा कि ऑल के बाद काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल दोनों, जबकि होल के बाद काउंटेबल और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जब भी आएगा तो ऑफ लेकर आएगा। आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसमें है, जो इसमें नहीं, और जो इसमें है, जो इसमें नहीं, जो इसमें है, जो इसमें नहीं। बोलिए। इसका मतलब हुआ कि इसमें प्रॉपर नाउन नहीं लिखा हुआ, इसमें प्रॉपर नाउन है, इसमें प्रॉपर नाउन है। इसका मतलब हुआ कि ऑल के साथ प्रॉपर नाउन का प्रयोग कभी नहीं होता है, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ अनकाउंटेबल है, यहाँ अनकाउंटेबल नहीं है, यानी होल के साथ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। ऑल डे, ऑल डे, डेज लिखना गलत है। यदि कोई ऑल डेज लिखता है तो ये गलत है, गलत है। क्या लिखाएगा भाई? ऑल डे लिखाता है। ऑल डे दैट मीन्स होता है द होल डे, द होल डे, द होल डे होता है इसका मतलब। ठीक उसी प्रकार से लिखाएगा। ऑल मॉर्निंग्स लिखना गलत है, या ऑल द मॉर्निंग्स लिखना गलत है। ऑल मॉर्निंग्स या ऑल द मॉर्निंग्स लिखना गलत है। क्या लिखाएगा भाई? ऑल मॉर्निंग लिखाएगा। क्या लिखाएगा? ऑल मॉर्निंग लिखाएगा, यानी बराबर हो जाएगा द होल मॉर्निंग, द होल मॉर्निंग हो जाएगा, द होल मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम यूज करेंगे और भी क्वेश्चन का। ऑल इवनिंग, दा भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऑल द इवनिंग, इवनिंग कुछ भी गलत है तो सब में गलत है।
ऑल इवनिंग्स या ऑल द इवनिंग्स, गलत है तो गलत है, केवल यूज होगा ऑल इवनिंग। ऑल इवनिंग बराबर आएगा द होल इवनिंग, द होल इवनिंग। क्लियर, द होल इवनिंग आएगा। ठीक उसी प्रकार से ऑल नाइट आता है, ऑल नाइट्स लिखना गलत है, सही प्रोसेस इसका आएगा ऑल नाइट, ऑल नाइट। सही आंसर आएगा द होल नाइट, द होल नाइट। क्लियर। अभी अभी सिखा रहे थे कि ऑल के बाद काउंटेबल नाउन रहेगा तो कन्फर्म यस लगा देना, ऑल डेज, लेकिन टाइम सूचक ये सारा वर्ड है। ऑल के बाद काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ये गारंटी सही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शनल वाले वर्ड्स पर भी ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शनल वाले वर्ड्स पर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर अलबला के रह जाएगा तुम लोग। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। द रेन, the rain continued, the rain continued to fall all afternoon, all afternoon। देखिए द रेन कंटिन्यू टू फॉल ऑल आफ्टरनून, ठीक है, ठीक क्या कर रहा है, यहाँ ऑल आफ्टरनून बिल्कुल सही है, यहाँ ऑल द आफ्टरनून से नहीं लगा सकते, या ऑल आफ्टरनून से नहीं लगा सकते, ऑल आफ्टरनून सही है, इसका दैट मीन्स मतलब हुआ ऑल आफ्टरनून सही होगा, या फिर कोई लिख सकते तरह से द होल आफ्टरनून, द होल आफ्टरनून ऐसे यूज करेंगे, दोनों में से कोई सही करना, ये लिखना ये लिखिए, ये लिखना है ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अभी जो हम नियम सिखा रहे थे, फिर उसका अपोजिशन हम सिखाना शुरू करते हैं। ऑल के बाद जैसे ही टाइम आएगा तो यस नहीं लगेगा, ये सब रॉन्ग एक्सप्रेशन है, ये सब गलत एक्सप्रेशन है, यानी राइट आंसर आपको होगा ऑल डे, दिनों भर, द होल डे, या फिर ऑल मॉर्निंग या द होल मॉर्निंग, या ऑल इवनिंग या द होल इवनिंग, या ऑल नाइट या द होल नाइट। कोई दिक्कत इसमें? एग्जाम्पल भी लिख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये नहीं समझ लेना है कि ऑल के बाद टाइम आएगा, देखिए एग्जामिनर बड़ा चालाक है, तुम लोग रट लिया कि कोई भी टाइम आएगा तो हो जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल टाइम होनी चाहिए, तो बोलिए आप ऑल द टाइम्स, ऑल द टाइम्स सही है या ऑल द टाइम सही है, ऑल द टाइम सही है या ऑल द टाइम सही है, बोलिए। नहीं पता चल रहा होगा, ऑल द टाइम्स गलत है, क्या यूज होगा, ऑल द टाइम होते हैं, यहाँ टाइम खुद लिखा हुआ है, जबकि टाइम सूचक शब्द लिखा रहे थे इसके पहले, ऑल इवनिंग, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल आफ्टरनून, वो टाइम सूचक शब्द था, यहाँ टाइम खुद लिख दिया। ऑल द टाइम इसका मतलब ऑलवेज साइन होता है, ऑलवेज होता है हमेशा, लिख लो चलो, ऑल द टाइम्स नहीं होते, ऑल द टाइम होते हैं। The students performed brilliantly, brilliant and was admired by all। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा द स्टूडेंट्स परफॉर्म ब्रिलियंट, ये आपका देखिए क्वेश्चन पहले गौर से करिए, परफॉर्म आपका वर्ब दिख रहा होगा, जब ये मेन वर्ब है तो कन्फर्म है कि वर्ब के बाद ब्रिलियंट आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, ये एडजेक्टिव है, नियम कहता है कि मेन वर्ब की उपस्थिति में एडवर्ब एडवर्ब आता है, मेन वर्ब की उपस्थिति में एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव नहीं आता, मेन वर्ब की उपस्थिति में एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव नहीं आता, इसका मतलब कंफर्म है कि परफॉर्म्ड यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होने के लिए यहाँ नाउन नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस आपका नाउन है जो गलत है, परफॉर्म आपका कंफर्म है कि क्या है भाई, वर्ब है, तो वर्ब की उपस्थिति में ब्रिलियंस नहीं आएगा, वर्ब की उपस्थिति में हमें एडवर्ब चाहिए, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मेन वर्ब की उपस्थिति में एडवर्ब चाहिए, मेन वर्ब की उपस्थिति में एडवर्ब चाहिए, परंतु कुछ ऐसे मेन वर्ब है जैसे लुक, गेट, ग्रो, बिकम, फील, स्मेल, ये सब ऐसे मेन वर्ब है जो एडजेक्टिव को फॉलो करता है,
जो एडजेक्टिव को फॉलो करता है, एडवर्ब का नहीं। गेट, करो, बिकम, फील, स्मेल, टेस्ट, ये सब ऐसे मेन वर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव को फॉलो करता है, ना कि एडवर्ब को फॉलो करता है। मतलब कहने का अर्थ समझ में आ गया होगा कि द स्टूडेंट्स परफॉर्म ब्रिलियंटली, शानदार प्रदर्शन किया। ब्रिलियंटली होने जगह शानदार प्रदर्शन किया, और उनकी तारीफ किया गया, सबने उनकी तारीफ किया। वाज एडमायर्ड, यहाँ जो एंड जो हो रहा है ना, समान शब्द को जोड़ने की काम कर रहा है। एंड स्टूडेंट ही प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया, और स्टूडेंट की ही प्रशंसा हुआ। तो द स्टूडेंट्स, देखो गलती यहाँ लिखल है तो डबल मिस्टेक हो गया। यदि स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो यहाँ वाच को बर करना पड़ेगा, तो डबल गलती हो गया, सुधार लेना। या तो यहाँ वाच को बर करिए, या तो फिर यहाँ यस हटाइए। अच्छा रहेगा कि यहीं यस हटा दो, ज्यादा लफड़ा नहीं लगेगा। यहीं यस हटा दो, लेकिन गलती तो दो तरीके से आ गया, तो मिस प्रिंटिंग इसको मानिए। द स्टूडेंट, यस हटेगा। यदि हम यस लगाएंगे तो गारंटी है कि ये वर्ब इसके अनुसार, ये वर्ब इसके अनुसार आएगा, तो वाच कैसे आएगा, वर आएगा ना। तो मिस प्रिंटिंग है, किसको हटा देंगे, यस हटा देंगे। या फिर पीछे सुधारना चाहते तो पीछे सुधार दो, जैसे इच्छा रहे। विद्यार्थी ने शानदार प्रदर्शन किया और लोगों ने उनकी तारीफ किया। एडमायर मैंने प्रशंसा किया। बाई ऑल मतलब प्रशंसा, पैसिव हो गया। बाई ऑल, सबने उसकी प्रशंसा किया। व्हाट गेम्स यू प्ले बिसाइड्स क्रिकेट, देखिए बिसाइड्स में ध्यान दीजिए। बिसाइड एक होता है बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र करिए। बिसाइड मतलब होते हैं नेक्स्ट टू, पास होते हैं करीब। बिसाइड बने होते हैं बगल में। बगल में मतलब करीब या पास को बिसाइड कहते हैं। और बिसाइड्स बने होते हैं के अलावा। के अलावा बिसाइड्स होते हैं। के अलावा बिसाइड्स होते हैं, के अलावा या के अतिरिक्त बिसाइड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, व्हाट गेम्स यू प्ले बिसाइड्स क्रिकेट कह रहा है। बिसाइड्स क्रिकेट यानी आप क्रिकेट के अलावा, आप क्रिकेट के अलावा, तो बिसाइड्स क्रिकेट सही है, यानी यहाँ बिसाइड लगाना गलत है। बिसाइड्स क्रिकेट सही है, यहाँ एसाइड लगाना गलत है। एसाइड क्रिकेट लगाना गलत है, ये लगाना गलत है। दो ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब हमारे पास नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन तो बचा हुआ है ना। या तो डी हो सकता है या तो बी हो सकता है, बी हो सकता है या डी हो सकता है। हमारे पास दो रास्ता है, हमारे पास दो रास्ता है, किसको यूज करेंगे ये ध्यान दीजिए। करा व्हाट गेम्स यू प्ले बिसाइड्स क्रिकेट। अब देखिए करा क्रिकेट के अलावा, आप क्रिकेट के अलावा किस खेल को, किस खेल खेलना, कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। कह रहा है क्रिकेट के अलावा, समझिएगा बात को, क्रिकेट के अलावा आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। इसका मतलब कंफर्म हुआ कि क्रिकेट तो हम खेल ही रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। इसके मतलब ये साबित हो रहा, इससे ये साबित हो रहा कि व्हाट गेम्स नहीं आएगा, व्हाट अदर्स गेम आएगा। अन्य खेल के बारे में बात हो रहा है, यानी क्रिकेट के अलावा कोई और खेल के बारे में बात हो रही है, इसलिए वहां व्हाट गेम्स नहीं बल्कि व्हाट अदर गेम्स की बात होगा। अदर क्यों यूज हुआ, क्योंकि क्रिकेट की चर्चा तो पहले कर दी आप, तो कोई और बचेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए करा व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले बिसाइड्स क्रिकेट, आप क्रिकेट के अलावा कौन सा खेल खेलना चाहते हैं, किस खेल को पसंद करते हैं, किस खेल को खेलना चाहते हैं। इसका मतलब अनदर गेम के बारे में बात हो रहा, किसी और खेल के बारे में चर्चा करना चाहता है, यानी यहाँ व्हाट गेम्स नहीं बल्कि व्हाट अदर्स गेम आ जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आई लव हिम, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, बिकॉज ही इज ए गुड मैन। मैं उनसे प्रेम करता हूँ क्योंकि ही इज ए गुड मैन, क्योंकि वह दिल से अच्छा है, क्योंकि वह दिल से अच्छा है, दिल से अच्छा है। तो यहाँ वाई हार्ट नहीं होते हैं, आइट हार्ट होते हैं, आइट हार्ट होते हैं, आइट हार्ट दिल से। इसी को कहते हैं हार्ट एंड साउल कहते हैं, हार्ट एंड साउल, पूरे मन से, दिल से चाहना, दिल से अच्छा है। हार्ट हार्ट होते हैं, हाँ ऑफ हार्ट भी होता है, इन हार्ट भी होता है, लेकिन इसके देखिए ऐसे यूज करिएगा, एट द हार्ट ऑफ भी होते हैं।
एट द हार्ट ऑफ या इन द हार्ट ऑफ? इन द हार्ट ऑफ। ये जो होते हैं ना किसी क्षेत्र जो होते हैं, ये जो बोलते हैं इन द हार्ट ऑफ, एट द हार्ट ऑफ, ये होते हैं द सेंटर, द सेंटर ऑफ एन एरिया होते हैं, ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया, किसी भी दायरे, किसी भी एरिया किसी दायरे के एकदम सेंटर में, मध्य में होना, एट द हार्ट ऑफ होते हैं या इन द हार्ट ऑफ होते हैं। जैसे कहते हैं इन द हार्ट ऑफ द सिटी, यानी शहर के बीचों बीच में, या इन द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के बीचों बीच में। इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, जंगल के बीचों बीच में, घने जंगल के बीचों बीच में। एट द हार्ट ऑफ या इन द हार्ट ऑफ, ये होते हैं एकदम केंद्र में, केंद्र में। इन द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के बीचों बीच में, ये होते हैं इसका मतलब। हार्ट एंड सोल होते पूरे महात्मा से, दिल से। एट हार्ट होते मन से। बाई हार्ट का मतलब क्या होता है, ये देखिए। बाई हार्ट का मतलब हार्ट से नहीं होता है, बाई हार्ट होता है, यस नहीं लगेगा इसमें। बाई हार्ट होता है रिमेम्बर, रिमेम्बर, याद करना, रिमेम्बर, याद करना, रिमेम्बर कहलाता है। रिमेम्बर, याद करना, रिमेम्बर कहलाता है। बाई हार्ट का साइन होता है रिमेम्बर, याद करना। स्मृति समझते हो, स्मृति, याद करना, बाई हार्ट होते हैं। इन, इन योर हार्ट आता रहता है। इन योर हार्ट, यहाँ योर के स्थान पर कुछ भी आ सकता है जिसका साइन होता है ऑफ हार्ट होते हैं, ऑफ हार्ट्स होते हैं, ऑफ हार्ट्स होते हैं। इन योर हार्ट का साइन होता है ऑफ हार्ट्स होते हैं। यकीन, इन योर हार्ट्स, मन से, दिल से। इन योर हार्ट होते हैं साइन इसका आता है ऑफ हार्ट्स होते हैं, यहाँ यस लग जाएगा, ऑफ हर्ट्स होते हैं। यहाँ इन योर हर्ट का साइनो आता है, ऑफ हर्ट्स आते हैं, मन से, दिल से। एट हार्ट, ऑफ हर्ट्स, इन योर हार्ट, ये सब साइनो हो गया, मन से, पूरे दिल से, सच्चे मन से। हार्ट एंड सॉल होते हैं पूरे सच्चे मन से, जबकि एट द हार्ट ऑफ या इन द हार्ट ऑफ द सिटी होते हैं। करेक्ट, डिस्पाइट हैविंग मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट, डिस्पाइट हैविंग मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट, डिस्पाइट हैविंग मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज, अनेक कर अन, बहुत सारे अवसर मौका होने के बावजूद भी, बहुत सारे मौका होने के बावजूद भी, ही वेंट फॉर पुलिस सर्विस, वह पुलिस सर्विस को चुना, पुलिस सर्विस चुन लिया। ऑप्ट मैंने होता है चुनना, ऑप्ट समझते हैं, OPT, ऑप्ट मैंने चुनना, इसी का नाउन बना है ना ऑप्शन। करा डिस्पाइट, डिस्पाइट मैंने होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का साइन आता है, डिस्पाइट जो होता है इन स्पाइट ऑफ का साइनो आता है, इन स्पाइट ऑफ का साइनो आता है, बराबर फॉर ऑल भी आता रहता है, के बावजूद, फॉर ऑल के बावजूद। डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ बराबर फॉर ऑल के बावजूद। हैविंग मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज, अन्य मौका रहने के बावजूद ही, बहुत सारे अवसर होने के बावजूद, मतलब बहुत सारे मौका, अन्य क्षेत्र में बहुत सारे मौका होने के बावजूद भी, ही वेंट नहीं बल्कि ही ऑप्टेड फॉर पुलिस सर्विस, उन्होंने पुलिस सर्विस को चुना, पुलिस सर्विस को चुना। लाइक नहीं करेगा, लाइक के बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। सेलेक्ट फॉर पुलिस अफसर नहीं, सेलेक्टेड इन होते हैं, सेलेक्टेड इन ESIC UDC, सेलेक्टेड इन होता है, सेलेक्टेड इन होते हैं। ऑप्ट फॉर होते हैं चुनना, ऑप्ट का नाउन आता है ऑप्शन। मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन प्रोमोट्स गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को प्रोमोट करता है, गुड हेल्थ को बढ़ावा देता है ना। तब प्रोमोट होते हैं बढ़ावा देना, गुड सेंस में इसका यूज करते हैं प्रोमोट, प्रमोशन समझते होंगे, प्रमोशन बढ़ावा देना। फ्रेज मैंने होते हैं प्रशंसा करना, फ्रेज मतलब प्रशंसा करना। फ्रीज मैंने होता है उपदेश देना, फ्रीज होते हैं उपदेश देना। तो मॉडर्न मेडिसिन खाली उपदेश देगा, अरे भाई नहीं भाई। मीन्स मैंने होते, मीन मैंने होते अर्थ निकालना, मतलब निकालना, मीन होता है, मीन का क्वेश्चन आते रहता है। मीन नाउन है, मीन वर्ब है, अर्थ या मतलब निकालना जिसका नाउन आता है मीनिंग, मीनिंग इसका नाउन है, अर्थ। मीन आपका एडजेक्टिव है, घटिया होते हैं, नीच क्वालिटी का, मीन घटिया या नीच होते हैं। मीन आपका नाउन है, मीन्स आपका नाउन है, साधन, साधन सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करता है, सिंगुलर नाउन का भी काम करेगा, प्लूरल नाउन का भी काम करेगा। मीन्स मैंने होता है संसाधन, साधन, साधन।
सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करेगा। मीन अर्थ निकालना, जिसका नाउन होता है मीनिंग, मीनिंग इसका नाउन है। मीन एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है घटिया, घटिया इसका नाउन लिखेगा तो मीननेस होता है, मीननेस, घटियापन, घटियापन नीच क्वालिटी का। मीन्स मैंने होता है संसाधन, सिंगुलर प्लूरल दोनों काम करता है, साधन या संसाधन। तो कह रहा मॉडर्न मेडिसिन प्रोमोट्स गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को प्रोमोट करता नहीं, राइट आंसर डी आएगा। प्रशंसा नहीं करते हैं, उपदेश नहीं देते हैं, अर्थ नहीं निकालते, बल्कि उसको प्रमोट करते, बढ़ावा देते हैं। द एडिटर गेव मी ए टाइमलाइन टू फिनिश द आर्टिकल। देखिए द एडिटर गेव मी, एडिटर ने मुझे टाइमलाइन नहीं दिया जाता, डेडलाइन दिया जाता, निर्धारित समय, डेडलाइन होता है, निर्धारित समय यानी तय सीमा जो इसको कहते हैं वो डेडलाइन होते हैं। एडिटर जो है मुझे डेडलाइन दिया, टू फिनिश द आर्टिकल, आर्टिकल को पूरा करने के लिए मुझे डेडलाइन दिया, मतलब निर्धारित समय, तय सीमा, समय सीमा को तय करना ही डेडलाइन होता है, तय समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं, टाइमलाइन नहीं कहते। गाइडलाइन होते हैं दिशा निर्देश, गाइडलाइन दिशा निर्देश, क्योंकि फिनिश करने की उसको डेडलाइन ही मिलेगा, गाइडलाइन नहीं मिलेगा। डिक्लाइन मैंने होते खंडन करना, डिक्लाइन मैंने होते इनकार करना, ये तो वर्ब हो गया। डिक्लाइन, यहाँ डिक्लाइन पतन हो जाएगा, इकोनॉमिक नाउन के रूप में पतन हो जाएगा, पतन। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कहते हैं ना कि उसका बिजनेस पतन हो गया, मतलब गिर गया, सेटल डाउन हो गया, तो डिक्लाइन होता है, पतन। ऐसे डिक्लाइन जो आता है वर्ब के रूप में रिफ्यूज का साइन आता है, वर्ब के रूप में रिफ्यूज का साइन आता है, रिफ्यूज ठुकरा देना, इनकार करना, ऑफर वगैरह को रिफ्यूज, काम करने से मना कर देना, ऑफर को ठुकरा देना, डिक्लाइन होते हैं, रिफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट आइए आगे। शी इज बिजी कंपोजिंग द म्यूजिक फॉर हर नेक्स्ट प्ले। देखिए प्रेजेंटली, एट द प्रेजेंट पहला नंबर नहीं होता, ये जानिए। इन द प्रेजेंट नहीं होता, ये भी जान लीजिए। एट प्रेजेंट होता या प्रेजेंटली होता, पहले जो नहीं होता हम उसको हटा दिए, ये होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। क्लियर? वर्तमान समय में तो प्रेजेंटली या एट प्रेजेंट, ठीक है, दोनों को समझिए पहले बात को। जब हम प्रेजेंटली यूज करेंगे, प्रेजेंटली का यूज ज्यादातर हम करते हैं सून के अर्थ में, सून, सून, शॉर्टली, शॉर्टली, करेंटली, है ना, करेंटली। जब भी हम प्रेजेंटली का यूज करेंगे तो सून, शीघ्र, शॉर्टली, करेंटली के अर्थ में यूज करते हैं, अर्थात इसका यूज हम जब सून, शॉर्टली, करेंटली के अर्थ में यूज करते हैं तो सिंपल फ्यूचर का अर्थ देगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे। किस अर्थ में? सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे, प्रेजेंटली, सून, शॉर्टली, करेंटली। किसका यूज? प्रेजेंटली का यूज। प्रेजेंटली का यूज हम सून, शॉर्टली, करेंटली के यूज में हम ज्यादा करते हैं, ज्यादा करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे इसमें एट प्रेजेंट की। जब हम एट प्रेजेंट की बात करेंगे तो कन्फर्म है कि इसका मीनिंग आएगा, एट प्रेजेंट का साइन आएगा नाउ, अब, नाउ, अब, है ना, या फिर यूज करेंगे एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, या एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, है ना। एट प्रेजेंट का यूज हम नाउ, एट मोमेंट, एट द मोमेंट या एट दिस टाइम के अर्थ में यूज करेंगे, जिसका यूज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका यूज करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे एट प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से काम चलाना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से काम चलाना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट का यूज हम जब भी करेंगे तो नाउ, एट द मोमेंट या एट दिस टाइम के अर्थ में यूज करेंगे, जिसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से काम चलाना पड़ेगा हमें, ठीक है। जैसे यूज करेंगे द डॉक्टर, द डॉक्टर will be
will be come here presently, presently डॉक्टर यहाँ शीघ्र आएंगे, डॉक्टर यहाँ शीघ्र आएंगे, will भी लगा दिए, सॉरी will come लिख दो, will come here presently, शीघ्र आएंगे, है ना, डॉक्टर यहाँ शीघ्र आएंगे। At present, she is busy composing the music for her next play. कह रहा कि अभी वर्तमान समय में वह जो अपना अगला नाटक के लिए म्यूजिक तैयार करने में बिजी है, कंपोजिंग करने में व्यस्त है। टैक्स डॉजिंग इज ए डेंजरस थिंग। डॉज माने होते हैं धोखा देना, डियर डिजी, डॉज धोखा देना, डॉज होते धोखा देना, डॉज होते धोखा देना, डॉज कहलाता है, धोखा देना डॉज कहलाएगा। यहाँ होगा टैक्स इवेशन हो जाएगा, कर चोरी, टैक्स इवेशन एक साथ लिखिएगा, टैक्स इवेशन, कर चोरी, डेंजरस थिंग है, डेंजरस थिंग है, खतरनाक चीज है, गलत बात है, मतलब यहाँ कह सकते हैं कर चोरी गलत बात है, डेंजरस खतरनाक ना बोले, गलत बात है। तो इवेशन होता है टैक्स इवेशन, कर चोरी। एवॉइडेंस तो होते हैं आपको, एवॉइड मैंने होते हैं परहेज करना, तो एवॉइडेंस मैंने होता है परहेज, एवॉइडेंस परहेज समझता होगा ना, ऐसे कहते होंगे कि जब कोरोना हो जाए तो ठंडी चीजों से खाने से परहेज करनी चाहिए, बात समझ आ गया। तो एवॉइडेंस होते हैं बचना है, परहेज करना। ट्रिकी मैंने होता है चालाकी, ट्रिकरी मैंने होता है चालाकी। द मूवी वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, द मूवी वॉज एक्सट्रीमली, वेरी इंटरेस्टिंग, एक्सट्रीमली नहीं आता, वेरी इंटरेस्टिंग आता है। और पॉजिटिव सेंस में ही हम वेरी लगाते हैं, नेगेटिव सेंस में हम टू लगाते हैं। ये बैड सेंस के लिए आता है, ये बैड सेंस के लिए आता है, ये गुड सेंस के लिए आता है, गुड सेंस के लिए आता है, ठीक है। हाईली, हाईली नहीं आएगा, हाईली तो क्वालिटी मात्रा उतरा मात्रा रहता है, इंक्रीज संख्या में हम करेंगे, ऊंचाई ऊंचाई में हाईली यूज करेंगे। एक्सट्रीमली तो होते अत्यधिक होते, जरूरत से ज्यादा को एक्सट्रीमली कहते हैं। इफ यू वुड हैव टेकन दिस इंजेक्शन, इफ का रूल तो कई एक बार आपको आ चुका है। दूसरा सेंटेंस में वुड प्लस V1 है, सेकेंड सेंटेंस देखिएगा तो वुड प्लस V1 है, तो गारंटी है कि इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस होनी चाहिए, इफ के बाद आपको सिंपल पास्ट टेंस होनी चाहिए, यानी सिंपल पास्ट टेंस दैट मींस टुक होनी चाहिए। इफ इट टुक दिस इंजेक्शन, यदि वो इंजेक्शन, यह इंजेक्शन ले लिया, तो ही वुड बी वेल टुडे, तो आज वो अच्छा हो गया होता। मतलब हुआ कि यदि वो आज इंजेक्शन ले लिया होता तो आज अच्छा हो गया होता, इसका मतलब इंजेक्शन नहीं लिया इसलिए अच्छा नहीं हुआ। आंसर एक आएगा। इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस, दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस V1, इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस, दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस V1, वुड प्लस V1। बढ़िया। द ओल्ड वुमन मेड वीकर बास्केट्स हु लिव्ड ऑन द माउंटेन विथ हर, क्या लिखा, ग्रैंड डॉटर। देखिए क्वेश्चन हम कुछ कहते नहीं, पहले क्वेश्चन पूरी तरह से आप देख लीजिए कैसे यूज करना है इसको। लिखा द ओल्ड वुमन मेड वीकर बास्केट, बूढ़ी औरत बेचारी बास्केट बनाती, टोकरियां बनाती थी। यहाँ बीकर मतलब क्या होता है पता आपको? बीकर मतलब बांस, देखे बांस, बांस के चिरकोनी हो रखो कहते हैं, बांस के जो फट्ठा नहीं ऐसे ऐसे फाड़ फाड़ते हैं, फिर उसका मेरते हैं ना, चटे उटे नहीं मेरता है। या फिर देखते हो आप देखिए कुटिया, देखे ऋषि मुनि की कुटिया, तो कुटिया उसका घर या मिट्टी का नहीं बना रहेगा, मिट्टी या ईटा का नहीं, वो जो घेरावन रहता है ना, वो किसी न किसी कूस टाइप का रहता है, कूस कूस या लकड़ी नहीं रहता। अरे भाई सिंपल बट्टा देखा बनते, बट्टा दौरी बट्टा किससे बनता है? बांस वाला मथी रहता है, मथी निकाल निकाल कैसे बनाता है, तो उसी को कहते हैं बीकर कहलाता है, ठीक है, उसी को बीकर कहता है। द ओल्ड वुमन मेड बीकर बास्केट्स, बीकर बास्केट बनाती थी। हु लिव्ड ऑन द माउंटेन, जो माउंटेन पर रहती थी, किसके साथ? अपने पोती के साथ, ठीक है। यहाँ सीक्वेंस को समझिए क्या लिखा हुआ है, हु,
तो हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि हमारे पहले एक सजीव चाहिए। हु रिलेटिव प्रोनाउन जरूर है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन चाहिए, वो भी हु पर्सन चाहिए, क्योंकि हु रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जब भी नाउन आएगा तब पर्सन चाहिए। यदि पर्सन नहीं बनाएंगे तो जानते क्या होगा कि ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत टोकरियां बनाती थी और टोकरियां पहाड़ पर रहता था। बुढ़वा टोकरी पहाड़ पर रहेगा कि औरत पहाड़ पर रहेगी? कोई पर्सन पहाड़ पर रहेगी। यानी हु का जो यहाँ सीक्वेंस है वो गलत है। हु का जो सीक्वेंस है वो गलत इसलिए है कि हु पर्सन के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ हु का पोजीशन इसके साथ होनी चाहिए, जहां मिलेगा वहां आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर देखिए, द ओल्ड वुमन लिव्ड ऑन द माउंटेन विथ हर, ये तो और गलती है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है ही नहीं लिखा हुआ है ना। द ओल्ड वुमन, ठीक है, जो बूढ़ी औरत जो पहाड़ पर अपने अपने पोती के साथ पहाड़ पर जो रहती थी वही बनाती थी, यानी ये इसके अनुसार वर्ब आएगा। ये जो नेक्स्ट वर्ब देख रहा है ये भी इसी के अनुसार आएगा, नहीं आएगा? द ओल्ड वुमन हु लिव्ड ऑन द माउंटेन विथ हर ग्रैंड डॉटर, जो बूढ़ी औरत अपने पोती के साथ माउंटेन पर रहती थी वही बास्केट बनाती थी। क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ खेला था केवल, किसके साथ हम कैसे यूज करेंगे। सिंस इट हैड हैपन इन हर इन्फेंसी, है ना, सिंस इट हैड हैपन, यहाँ देखिए सिंस यहाँ रीजन बताने के लिए यूज हो रहा, सिंस यहाँ रीजन बतलाने के लिए यूज हो रहा, कारण बतलाने के लिए यूज किया जा रहा है। सिंस इट हैड हैपन इन हर इन्फेंसी, चूंकि वह अपनी कल्पना में, चूंकि उनकी कल्पना में ये घटना घटित हुआ, इन्फेंसी में हुआ, इसलिए सी हैड ए स्मॉल मेमोरी ऑफ द इंसिडेंट। देखिए जिससे कोई नहीं देखता, रात के सपना देखता रहता है, अमीर हो गए, करोड़पति हो गए, लाखपति हो गए, है ना। ऐसे वही कह रहा है कि चूंकि वो उनके इन्फेंट से उनके कल्पना में ऐसा विचार आया, कल्पना में ये मान मतलब कल्पना में घटित हुआ, इसलिए याददाश्त कमजोर पड़ गया, इसलिए याद नहीं आ रहा कि वो घटना क्या था भाई। कोई स्वप्न देखता है तो क्या उसको पूरी घटना याद रहता है? नहीं याद रहता, इसका मतलब हल्का फल्का याद रहता है। तो हल्का फल्का याद रहने का मतलब स्मॉल मेमोरी नहीं होता है, हैजी मेमोरी होता है, हैजी मेमोरी होते हैं, या हैजी मेमोरी, हल्का फल्का यादाश्त, हैजी मेमोरी, ये हैजी मेमोरी माने होते हैं, हल्की फुल्की यादाश्त को कहते हैं हैजी मेमोरी कहते हैं। हल्की फुल्की यादाश्त, थोड़ा बहुत याद है, उसी को कहते हैं हैजी। हैजी माने से तो धुंधला होते हैं, हैजी माने धुंधला होता है, धुंधला मतलब धुंधला मेमोरी नहीं होते, मतलब हल्की फुल्की यादाश्त है, छिटपुट जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं का यादाश्त है। हजार्डस माने होता है खतरनाक, हजार्डस माने होता है खतरनाक, डेंजर। हे बायर, ये तो हे बायर होता है जीवंत होते हैं, पूरी तरह से जिसको याद है ना उसको हे बायर कहेंगे, पूरा घटना याद है तो हे बायर कहलाएगा। ही मेक्स एक्सलेंट, एक्सलेंट, वह उत्तम, उत्तम चित्र बनाता है, वह उत्तम चित्र बनाता है, बनाता है तब पेंट को बनाया नहीं जाता है, पेंट को किया जाता है, पेंट बनाया नहीं बल्कि पेंट किया जाता है। तो वह पर्सन है ना, पेंट फैक्ट्री बनाएगा भाई, तो वह पर्सन जो है उत्तम चित्रकारी करता है। पोर्ट्रेट माने होता है चित्र, आंसर डी। लेकिन होते हैं पोर्ट्रे माने होते हैं चित्र बनाना, ये वर्ब हो गया। पोर्ट्रे माने होते हैं चित्र बनाना, पोर्ट्रे कराता है, पोर्ट्रे माने चित्र बनाना, ये आपका नाउन है, तो हमें नाउन चाहिए ना, क्योंकि नाउन के पहले यहाँ एडजेक्टिव लगा हुआ है, एक्सलेंट माने एडजेक्टिव। वह अच्छा चित्रकारी करता है, वह बेहतर चित्र बनाता है। अब बच गया इलस्ट्रेट, ये भी आपका मेन वर्ब है। इलस्ट्रेट यस हटाकर लिखेंगे, इलस्ट्रेट भी आपका मेन वर्ब है, यस हटाकर, ये तो ऐसे लगा। इलस्ट्रेट, एग्जेम्पलीफाई होते हैं, एग्जेम्पलीफाई, एग्जाम्पल देकर उन्हें उदाहरण देकर समझाना इसी को कहता है। डिकोड इसी को कहते हैं, डिकोड इसी को कहा जाता है। इंटरप्रेट भी इसी को कहते हैं, इंटरप्रेट, डिकोड, एग्जेम्पलीफाई भी हम इसी को बोलेंगे, ठीक है। इंटरप्रेट, एक्सप्लेन भी हम इसी को बोलेंगे, एक्सप्लेन, उदाहरण देकर समझाना,
उदाहरण देकर बताना, एग्जेम्पलीफाई होता है इलस्ट्रेट, उदाहरण देकर समझाना। इसका साइन होता है एग्जेम्पलीफाई, एक्सप्लेन, डिकोड, इंटरप्रेट। उदाहरण देकर समझाना, एक्सप्लेन करना, विस्तार से समझाना इंटरप्रेट होते या इलस्ट्रेट कहलाता है। एकदम सचित्रित कर देना, एकदम फोटो टू देख के बताना कि ये देखो यहाँ खाड़ी है, यहाँ गल्फ घाटी है, यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ पहाड़ है, इसको पहाड़ कहते हैं, इसको पठार कहते हैं। ये सभी एकदम चित्रण के साथ वर्णन करेगा तो इलस्ट्रेट कहलाएगा, एग्जेम्पलीफाई कहलाएगा, एक्सप्लेन कहलाएगा, डिकोड कहलाएगा, इंटरप्रेट कहलाएगा। ठीक है, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। वह खूबसूरत चित्रण में करता है, चित्र बनाता है, तो ये नाउन होनी चाहिए, तो वर्ब हो गया। पोर्ट्रे बने होते चित्र बनाना। द डॉग बाइट हिम, कुत्ता उसे काट लिया। देखो द डॉग आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो गलती से सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस इक्वल टू यस होनी चाहिए। जब यस इक्वल टू यस होगा तो वाइट का वाइट्स होनी चाहिए। सब्जेक्ट के बाद भी थ्री नहीं आएगा। वाइट विट विटेन होता है। क्लियर हो गया? वाइट विट विटेन होता है। अब आप ही समझाइए हमें। वाइट यदि हम V1 इस्तेमाल करेंगे तो डॉग्स होनी चाहिए था सिंगुलर, तो द डॉग वाइट्स होता तो सही होता, तो आंसर डी नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद V3 नहीं आएगा, गलत हो गया। V2 आएगा तो आंसर है। ये जो बीट होता है पीटना होता है या हराना होता है। बीट मैंने पीटना या हराना, तो कुत्ता उसे हराता है, बकलोला। ऐसे भी गलत था कि यहाँ भी बीट्स होना चाहिए था, ऐसे बीट बीट दोनों होता है, बीट बीट बीटेन। ये भी गलत है, पीटता है नहीं बल्कि काट लिया। स्टूडेंट्स विल हैव टू टेक द टेस्ट अगेन टुमारो। विद्यार्थियों को कल फिर से एग्जाम देना होगा। विद्यार्थियों को कल फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, विल हैव टू, ना पड़ेगा नहीं पड़ेगी। देखिए टेक द टेस्ट आता है, टेक द टेस्ट का एक बार एग्जाम में आ चुका, टेक द टेस्ट, या फिर होता है टेक द एग्जामिनेशन, सॉरी, या फिर आता है टेक द एग्जामिनेशन, टेक द एग्जामिनेशन, टेक द एग्जामिनेशन, है ना। टेक द टेस्ट या टेक द एग्जामिनेशन मतलब होता है परीक्षा देना, परीक्षा देना, यानी देने वाला इसका ग्रुप स्टूडेंट ग्रुप होनी चाहिए, इसका स्टूडेंट होनी चाहिए, स्टूडेंट्स होनी चाहिए, सॉरी, स्टूडेंट्स ग्रुप होनी चाहिए, इसका सब्जेक्ट होना, यानी टेक द टेस्ट या टेक द एग्जामिनेशन होता है परीक्षा देना, देने वाला कोई विद्यार्थी होगा। जबकि एक आता है गिव द एग्जामिनेशन, गिव द एग्जामिनेशन या गिव द टेस्ट या गिव द एग्जामिनेशन, गिव द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, गिव द एग्जामिनेशन या गिव द टेस्ट यूज करेंगे तो इसका आ जाएगा सब्जेक्ट, कोई टीचर ग्रुप आएगा, कोई टीचर ग्रुप आएगा या इन्विजिलेटर आएगा, टीचर या इन्विजिलेटर आएगा। परीक्षा लेना, परीक्षा लेना, परीक्षा लेना, उल्टा हिंदी होता है, गिव मैंने देना, लेकिन लिखेंगे गिव द टेस्ट या गिव द एग्जामिनेशन, परीक्षा लेना। तो यहाँ विद्यार्थी के अनुसार टेक द टेस्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अप्लाई द टेस्ट नहीं थे, अप्लाई फॉर पोस्ट भले होते हैं, अप्लाई APPLY, अप्लाई फॉर पोस्ट होता है, या फिर अप्लाई टू द प्रिंसिपल होता है, somebody, somebody लिख देते हैं सिंपल, somebody किसी पर्सन के पास अप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अवॉइड बने तो होते बचना, परहेज करना अवॉइड होता है, रिटेन बने होते बरकरार रखना, रिटेन बरकरार रखना, रिटेन, अवॉइड बने बचना, अप्लाई फॉर, अप्लाई टू। द इंसोलेंस ऑफ द चाइल्ड, द इंसोलेंस ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की मासूमियत, बच्चों की मासूमियत वाज ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट मैंने क्या होता है ये समझिए, ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट मैंने होता है इरेज, इरेज मतलब होते मिटा देना, जहां मिटाने की बात होता है मतलब कह सकते हैं कि फेस कर देता है, स्ट्राइक ऑफ इसी का साइन आता है, और स्ट्राइक ऑफ होते हैं इरेज करना है, ओब्लिटरेट मैंने होता है मिटा देना, इरेज होते हैं या स्ट्राइक ऑफ कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्राइक ऑफ होते हैं, या इफेस भी हम बोलते हैं, इफेस, इफेस भी हम इसी को बोलते हैं, नक्शा बिगाड़ देना फिर इसी को बोलते हैं, ओब्लिटरेट मैंने होता है इरेज मिटा देना, या स्ट्राइक ऑफ होते हैं, या फिर बोलते हैं इफेस बोलते हैं, नक्शा बिगाड़ देना या फिर मिटा देना।
मिटा देना, obliterate, erase, efface, strike off, मिटा देना। मेंटेन मने होते बरकरार रखना, मेंटेन मने होते बरकरार रखना, कायम रखना मेंटेन होता है, मेंटेन बरकरार रखना, कायम रखना। इंक्रीज बढ़ाना, इंक्रीज मने होते बढ़ाना, संख्या में बढ़ाना, मात्रा में बढ़ाना इंक्रीज होते। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होते बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय होते बर्बाद कर देना, बिगाड़ देना डिस्ट्रॉय होता है, बर्बाद करना या बिगाड़ देना डिस्ट्रॉय होता है। अब देखिए द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की जो मासूमियत है, बच्चों की जो मासूमियत है, इनोसेंस मैंने बोलते हैं निर्दोष, इनोसेंट समझता हूँ, इनोसेंट पर्सन निर्दोष व्यक्ति, तो उसी का एडजेक्टिव से नाउन बना इनोसेंस, मासूमियत। बच्चों की मासूमियत हार्ड परिश्रम के चलते, मेहनत के कारण बच्चों की मासूमियत खत्म हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, एकदम खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं बेचारा का। आप उससे इतना मेहनत करवा रहे हैं, उससे इतना मेहनत, बेचारे की मासूमियत जो है ना, इंसानियत खत्म हो गया, चूर चूर हो गया बेचारे की, डिस्ट्रॉय होगा। क्या डिस्ट्रॉय यूज करेंगे? ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर टू साइन द डीड, डीड बने कार्य होता है, अच्छे कार्य को डीड कहते हैं, डीड बने कार्य होते हैं, अच्छे कार्य को डीड कहते हैं। ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर, डिड मैंने कार्य हुआ, ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर, उसे काफी प्रेशर दिया गया, उस पर दबाव किया गया कार्य पर सिग्नेचर करने के लिए, डिड कार्य पर सिग्नेचर करने के लिए उस पर दबाव बनाया गया। अरे भाई दबाव बनाने के लिए गिव है लॉट ऑफ प्रेशर नहीं आता, फोर्स आता है। ही वॉज फोर्स टू साइन द डेट, नहीं हुआ, उसे विवश किया गया, उसे बाध्य किया गया, कंपल्सन समझते होंगे, कंपल्सन, तब विवश करने के लिए फोर्स की यूज करेंगे। ही वाज फोर्स टू साइन द डीड, सिग्नेचर करने के लिए उसे विवश किया गया, उसे बाध्य किया गया। वी फोर्स टू होते बाध्य करना, वी फोर्स टू किसी को बाध्य करना, किसी को बाध्य करना, किसी को विवश करना, किसी को विवश करना, किसी को बाध्य करना। कंपल्सन टू, कंपल्सन, टोल्ड नहीं आएगा, उसे कहा गया नहीं, आस्क टू ये सब नहीं आएगा, बल्कि उसे विवश किया गया, फोर्स टू हो जाएगा। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्करेज, डिस्करेज मैंने होते हैं हतोत्साह, उनकी लंबी हताश के दरमियान, ड्यूरिंग होते के दरमियान, उनकी लंबी हताश के दरमियान, मैंने काफी दिन निराशा होने, जिस समय निराशा था, उनकी निराशा होने के दरमियान, ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट, वह उस पॉइंट पर मेंशन नहीं किया, उस बिंदु पर जिक्र नहीं किया। टच ऑन या अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, टच अपॉन या ऑन, जिक्र करना या मेंशन करना, किसी बात पर जिक्र करना टच ऑन या अपॉन होते हैं, फ्रेजल वर्ब है। काफी हताश था बेचारा, हताश है तो उस दरमियान क्या मेंशन करेगा, क्या सोचेगा वो, कुछ सोचा ही नहीं, कुछ मेंशन ही नहीं किया, कुछ जिक्र ही नहीं किया। तो टच ऑन या अपॉन होते हैं जिक्र करना, मेंशन करना टच ऑन या अपॉन होते हैं, टच ऑन या अपॉन जिक्र करना या मेंशन करना, हो गया। टच ऑन या अपॉन होते हैं मेंशन करना। टच फॉर एक आता है, टच फॉर फ्रेजल वर्ब आता है। परसुएड होते हैं, परसुएड, राजी करना या मना लेना, राजी करना या मना लेना टच फॉर होते हैं। टच ऑफ होता है, टच ऑफ, cause a difficult situation, cause a difficult situation, difficult situation, मुश्किल परिस्थिति उत्पन्न होना, विकट परिस्थिति उत्पन्न होना, इसी को कहते हैं टच ऑफ कहते हैं। एक आता है टच ऑफ होता है, टच अप आता है, टच अप का साइन होता है लुकअप, लुकअप का साइन होता है इंप्रूव, सुधार लाना, सुधार करना, टच अप, टच। देखिए टच फॉर होते हैं राजी करना, किसी को मना लेना, फुसला लेना, बहला लेना, टच फॉर होते हैं। परसुएड ये सब फ्रेजल वर्ब है। टच या ऑन या अपन होते हैं
मतलब जिक्र करना, मोटे तौर पर जिक्र करना, मेंशन करना, टच ऑन या अपॉन होते हैं। और टच ऑफ होते कौन से डिफिकल्ट सिचुएशन होते हैं, मुश्किल परिस्थिति का कारण बनना टच ऑफ होते हैं। या टच अप जो होते हैं लुकअप होते हैं या इम्प्रूव होते हैं, सुधार लाना, सुधार लाना बिजनेस आदि में या किसी चीज में सुधार लाना टच अप होते हैं, उसी का लुकअप कहते हैं। एक टच डाउन आता है, अभी अभी एक लिखा रहते हैं ना टच डाउन, नहीं लिखा रहते हैं, टच डाउन का सानो लिखा रहता है लैंड, एंटो लिखा रहता है टेक ऑफ, टेक ऑफ उड़ान भरना। ये जो हम यूज करेंगे टच डाउन का साइन और लैंड होगा, एंटो आएगा टेक ऑफ उड़ान भरना। टेक ऑफ होते उड़ान भरना, जबकि होता है टच डाउन एरोप्लेन को लैंड करना, एंटो आएगा टेक ऑफ। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्कर्स आर हेल वेन टू, कई एक बार क्वेश्चन ले आया था, वी डिटरमाइन टू बराबर सिखाए थे आपको, वी हेल वेंट ऑन, शायद कुछ हाथ होगा, शायद कुछ हाथ, डिड संकल्प लेना, डिड होना, डिड होना, डिड होना, वी डिटरमाइन टू बराबर होता है वी हेल वेंट ऑन होता है, वी डिटरमाइन टू का साइन होता है वी हेल वेंट ऑन। आप देखिए वर्कर्स आर, ये क्वेश्चन कई एक बार आपको सिखाया, द वर्कर्स आर हेल वेंट, तो हेल वेंट ऑन ना आएगा, जब ऑन आएगा तो वी फोर लेगा, हेल वेंट ऑन आएगा। ऑप्शन बोलिए कौन सा आएगा भाई, ये आंसर आएगा, हेल वेंट ऑन गेटिंग, एक ना आएगा। व्हाट इज ड्यू देम, करा उनके चलते जो हुआ, उनके चलते जो हुआ उसके लिए वर्कर्स क्या है, डिड है, एकदम डटे हुए है, हट किया हुआ, ये का आंसर आएगा ना। नॉकआउट, नॉकआउट होते हैं, नॉकआउट अचेतावस्था में लाना, बेहोश की अवस्था में होना, नॉकआउट होते हैं। अनकॉन्शियस अवस्था, अनकॉन्शियस, नॉकआउट होते हैं, नॉकआउट उसी को कहते हैं। बेहोश ला दे, बेहोश मैंने इसे फैट से एक फैट मारेगा वो गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, तो उसी को नॉकआउट कहते हैं। अनकॉन्शियस की अवस्था में लाना मतलब बेहोशी की अवस्था में ला देना, बेहोशी की अवस्था में ला देना मैंने ऐसा पंच मारना कि बेहोशी की अवस्था में ला देना, उसी को कहते हैं नॉकआउट। ठीक है, एक नॉक आउट आते रहता है, नॉक एट द डोर आते रहता है, दरवाजे खटखटाना, ये दरवाजे के लिए ज्यादा आता है, नॉक एट द डोर दरवाजे खटखटाना, दरवाजे खटखटाना नॉक एट द डोर होता है, नॉक एट द डोर दरवाजे खटखटाना। तो यहाँ तो आंसर सी आ जाएगा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये सब बताना पड़ेगा, ये सब तो कई एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ा दिए। लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या आएगा, वी फोर आएगा, लुक फॉरवर्ड टू के बाद वी फोर आएगा, लुक फॉरवर्ड टू के बाद वी फोर आएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं आएगा, सी आएगा। इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, अब आपको कुछ नहीं बताएंगे, लुक फॉरवर्ड टू के बाद वी फोर आएगा। उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करना उसका हिंदी होता है, दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, सिंस मॉर्निंग। जब सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम है तो कन्फर्म है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, यानी ऑप्शन बी आएगा। सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। द क्लाइंट्स हैव बीन वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, क्लाइंट समझते हैं किसको कहता है, वकील की ग्राहक को क्लाइंट्स कहते हैं। एक दिन आया था क्वेश्चन बनाने का, वकील की जो ग्राहक होते हैं, लायर जो होते हैं ना, उसकी ग्राहक को क्लाइंट्स कहते हैं। दुकानदार में जो हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां हम कस्टमर कहलाएंगे, लेकिन किसी चीज को हम उपभोग कर रहे हैं तो कंज्यूमर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। तो क्लाइंट समझ में आ गया होगा, द क्लाइंट्स हैव बीन वेटिंग आउटसाइड। अब आपको लग रहा होगा सर वेट फॉर आपने पढ़ाया, जी हाँ मैंने वेट फॉर पढ़ाया जरूर, जिसका साइन अवेट होता है, अवेट होता है, AWAIT अवेट होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि फोर प्रीपोजिशन कब लगेगा, जब पीछे आपका नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, वेट फॉर यू, वेट फॉर हर, वेट फॉर एनी अदर पर्सन। तो वेट फॉर के बाद कोई नाउन प्रोनाउन रहेगा तब ने हम यूज करेंगे फॉर का। यहाँ तो कोई नाउन प्रोनाउन है नहीं, केवल खाली आउटसाइड, यहाँ आउटसाइड एडवर्ब का काम करेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होते। तो द क्लाइंट्स
हैव बीन वेटिंग आउटसाइड, यही द क्लाइंट्स आर वेटिंग, यहाँ लिख देता है एडवोकेट, तो फॉर एडवोकेट, लॉयर फॉर द लॉयर, बस ना, जज तो फॉर जज, फॉर यू तो फॉर यू, तो फॉर आ जाता फिर वो। वही करा, द क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, सुबह से बाहर में प्रतीक्षा कर रहा है, और विल कंटिन्यू टू वेट अंटिल यू मीट देम, और जब तक उससे मुलाकात नहीं हो जाए तब तक वो प्रतीक्षा करता ही रहेगा। क्लियर हो गया? कंटिन्यू 2+V1 होता है। कंटिन्यू के बाद दोनों फॉर्मेट आता है, 2+V1 भी आता है, V4 भी आता है, दोनों आता है। 2 के बाद V1 भी आएगा, V4 भी आएगा। कंटिन्यू के बाद 2+V1 भी आएगा, V4 भी आएगा। कंटिन्यू के बाद 2+V1 भी आएगा, V4 भी आएगा।